Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about structure and types of argument, जो कि UGC नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में। और उसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कौन से आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड बोलते हैं एंड कौन से आर्ग्यूमेंट को हम इनवैलिड मानते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत ही ईजी मैनर में इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की, अगर वो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, देन आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इसको समझते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है और वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। आर्ग्यूमेंट अगर नॉर्मली आपसे अगर कोई पूछता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट मीन्स जब हम किसी के साथ बहस कर रहे हैं, यानी तर्क वितर्क हो रहा है आपस में, उसको हम बोल देते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है। यानी आर्ग्यूमेंट मतलब जब हम अपनी कोई बात, अपना कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए सामने वाले को डिफरेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। हमें अपनी कोई बात प्रूव करनी है, उसके लिए हम सामने वाले को डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट्स एंड उन स्टेटमेंट्स को बोलने के बाद हम जिस कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, तो वो कंक्लूज़न, ठीक है, उन सब को मिलाकर बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। जो बातें हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए बोलते हैं, उसके फेवर में भी बोल सकते हैं, किसी भी बात के फेवर में बोलते हैं हम, या फिर फेवर में नहीं बोलते हैं, उसके अपोज में बोलते हैं। तो अगर हम अपोज में बोल रहे हैं या फिर हम फेवर में बोल रहे हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, आसानी से समझते हैं कि दो फ्रेंड्स हो, आपका फ्रेंड कहता है कि ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेटर, बट आप बोलते हो दैट ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ मोर बेटर। तो वो अपना पॉइंट्स क्लियर करने के लिए अपनी बात कहेगा और आप अपना पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आप अपनी बात रखोगे। आप बोलोगे कि ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ये इससे टाइम की बचत होती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप एनीवेयर एनी टाइम और एनीवन कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टाइम की भी बचत हो रही है। और तीसरी चीज़ कि ये कॉस्टली कम होता है, घर बैठे एक तो हम ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कि ये कॉस्टली नहीं होता है ज़्यादा, एंड तीसरी चीज़ क्या है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट आपने बोले एंड लास्ट में आपने कंक्लूड किया दैट इसीलिए ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेटर देन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, ये आपने कंक्लूड कर दिया। तो जो तीन स्टेटमेंट आपने बोले या जितने भी स्टेटमेंट आपने बोले अपनी बात को प्रूव करने के लिए, उनको बोलते हैं हम प्रीमाइसेस। यानी अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हो वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीमाइसेस। एंड उन स्टेटमेंट्स को बोलने के बाद जो आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो, वो दोनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आर्ग्यूमेंट्स आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, यानी प्रीमाइसेस और कंक्लूजन दोनों मिलकर एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। अब प्रीमाइसेस क्या होता है, द प्रीमाइसेस प्रोवाइड एविडेंसेस, रीजंस एंड ग्राउंड्स फॉर द कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन के लिए जो एविडेंस हम देते हैं, जो रीज़न हम देते हैं किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जो भी हम रीजंस देते हैं, जो एविडेंस देते हैं, जो कंक्लूजन का आधार बनती हैं जो बातें, उनको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस को स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। प्रीमाइसेस को प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो जो भी बातें हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कहते हैं, उन सबको कहेंगे प्रीमाइस। एंड कंक्लूजन क्या है, द कंक्लूजन इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड फॉर, कंक्लूजन क्या है जिसके लिए आर्ग्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन, ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई। प्रीमाइसेस क्या होता है, वो सारे स्टेटमेंट्स, the premises are the statements being offered in support for the conclusion, यानी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप्स के हम स्टेटमेंट बोलते हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए हम जो भी बातें कहते हैं, उन सब को कहते हैं प्रीमाइसेस।
एंड लास्ट में हम जिस बात पर पहुंचते हैं, जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट बीइंग आर्ग्यूड फॉर, जिसके लिए आर्ग्यू किया जा रहा था, वो सारे स्टेटमेंट बोले जा रहे थे, उसको कहते हैं कंक्लूजन। और ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर कहलाती हैं आर्ग्यूमेंट। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Therefore, the structure of the argument is made up of premises and conclusions drawn from those premises। यानी स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें आएंगी, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन दोनों मिलकर ही क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे ये प्रीमाइस है, ऑल मैन आर मोर्टल, प्रीमाइस 1 है हमारा ऑल मैन आर मोर्टल, एंड प्रीमाइस 2 है हमारा समीर इज ए मैन। प्रीमाइस को अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है और प्रीपोजिशन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑल मैन आर मोर्टल। सेकंड स्टेटमेंट इज समीर इज ए मैन। क्योंकि सारे ही मैन मोर्टल हैं और समीर एक मैन है, तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, दैट समीर इज मोर्टल। तो ये प्रीमाइसेस और कंक्लूजन ये दोनों मिलकर आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसेस को हम आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन को हम आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते, ये दोनों चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं, आर्ग्यूमेंट। यानी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हम जो भी बातें कहते हैं, जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं, जो भी फैक्ट्स हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन सबको हम कहते हैं प्रीमाइसेस, एंड लास्ट में जो आता है कंक्लूजन, और प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन को मिलाकर बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। इन द अबव सिनेरियो द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रीमाइसेस and the last statement is called a conclusion and together they all are called an argument। ठीक है, बहुत easy लैंग्वेज लिखी है मैंने इंग्लिश भी, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यानी एक आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड कब मानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो क्या हो सकता है, या तो उसको वैलिड कह सकते हैं या फिर इनवैलिड कह सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है बहुत अच्छे से समझना है इसको आप। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको या तो हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या फिर वीक कह सकते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो हमने पढ़ी थी, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। इतना याद रखना है आपको कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड और इनवैलिड की कैटेगरी में रख सकते हैं, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड या इनवैलिड नहीं कहते बल्कि स्ट्रॉन्ग या वीक मानते हैं उसको। बट नो आर्ग्यूमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है दैट ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसका आपको आंसर देना था। तो नो आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, ठीक है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिनको डिडक्टिव को कहते हैं वैलिड, इनवैलिड, और इंडक्टिव को कहते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। बट हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते। ट्रू और फॉल्स हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमने प्रीमाइसेस में स्टेटमेंट यूज़ किए थे, ठीक है, या कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं उनको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, लेकिन पूरे आर्ग्यूमेंट को हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट कि एक आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड कब होगा। इट इज़ सेड टू बी वैलिड। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड कब कहेंगे, if the premises of the argument are true। अगर premises true हैं then its conclusion must also be true। इसी और उसका conclusion भी true होना ज़रूरी है। अगर premises true हैं और conclusion भी true है तभी हम उसको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड मानेंगे। यानी premises क्या हैं, true, ओके, और जो हमारा conclusion क्या है वो भी है true। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को हम क्या मान सकते हैं, वैलिड मान सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट इफ़ द कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम द ट्रू प्रीमाइसेस इज फॉल्स देन द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। बट अगर कंक्लूजन जो कि ट्रू प्रीमाइसेस से ट्रू प्रीमाइसेस हैं लेकिन कंक्लूजन हमारा फॉल्स है, तो हम आर्ग्यूमेंट को क्या मानेंगे, इनवैलिड। एक आर्ग्यूमेंट वैलिड सिर्फ तभी माना जाएगा जब प्रीमाइसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। दोनों चीज़ें अगर सेम है, यानी हमारा जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस को पूरी तरह लॉजिकली फॉलो कर रहा है। जो बात हमने रखी थी अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अगर कंक्लूजन पर जब हम आते हैं तो उन्हीं बातों को हम प्रूव करते हैं। यानी प्रीमाइसेस हमारी ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी हमारा ट्रू है, कंक्लूजन प्रीमाइसेस को पूरी तरह
फॉलो कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे वैलिड आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि प्रीमाइसेस फॉल्स हैं और कंक्लूजन हमारा ट्रू आ गया, या फिर प्रीमाइसेस हमारी ट्रू हैं और कंक्लूजन हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, यानी कंक्लूजन को प्रीमाइसेस को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड कहेंगे, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को। नहीं तो वो क्या माना जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, तो हम उसको कहेंगे इनवैलिड। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में हम 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला डिडक्टिव, सेकंड है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड है एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इन तीनों ही प्रकार के आर्ग्यूमेंट को हम अच्छे से समझेंगे एंड लास्ट में हम इनको कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्या पहचान है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वन इन विच ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स आर यूज्ड टू प्रूव दैट कंक्लूजन इज करेक्ट। ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपको सभी को पता है कि डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं और इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होगा कि जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं, ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ किसे कहेंगे, जो सब पर लागू होती हैं, जो बातें सब पर लागू होती हैं। जैसे कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ये यूनिवर्सल बात है, ये सब मानते हैं। ठीक है, ऑल पर, जनरली सब पर लागू होती है, सभी मानते हैं। ठीक है, या दूसरा हो सकता है जैसे कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं। तो जब हम ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ से या फिर ऐसे फैक्ट से शुरुआत करते हैं जो कि जनरल फैक्ट्स हैं, और हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, उसको कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑल मैन आर मॉर्टल, कि सारे ही जो मैन हैं वो मॉर्टल हैं। समीर इज ए मैन, समीर एक स्पेसिफिक पर्सन है। ऑल मैन ये जनरल है, ये जनरल है ऑल मैन, लेकिन समीर एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल एंड समीर इज ए मैन, समीर एक मैन है, तो हम कंक्लूड क्या कर देंगे, दैट समीर इज मॉर्टल। ये हो गया हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो कि लॉजिकली फॉलो किया जा रहा है। कंक्लूजन जो है लॉजिकली फॉलो कर रहा है प्रीमाइसेस को, और इसलिए हम इस आर्ग्यूमेंट को हम कहेंगे वैलिड आर्ग्यूमेंट। अगर यहाँ पे पहचान की जाए कि इनवैलिड है या वैलिड, क्योंकि हमारे प्रीमाइसेस को पूरी तरीके से कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया। जनरल क्या था हमारा, ऑल मैन, ये जनरल था, और समीर क्या है हमारा, स्पेसिफिक पर्सन है। तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया, इसीलिए इसी तरह की आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आगे देखते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा। वैलिड कब होगा, वैलिड तब होगा जब प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है, तभी हम अपने आर्ग्यूमेंट को क्या कह सकते हैं कि वो वैलिड है, तब होगा वैलिड। हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड तब होगा। अब वैलिड आर्ग्यूमेंट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है साउंड और एक होता है अनसाउंड। अब साउंड और अनसाउंड का क्या मतलब है, साउंड का मतलब है जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि ऑल डॉग आर कैट। अब रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता दैट ऑल डॉग आर कैट, क्या कुत्ते बिल्लियाँ हो सकते हैं, नहीं, बट हम इसमें मान के चलते हैं कि ये ट्रू है। जनरली नहीं हो सकता, हकीकत में ट्रू नहीं हो सकता, बट हम मान के चलते हैं ये ट्रू है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि आम तौर पर सच नहीं हो सकते, जो हकीकत में सच नहीं हो सकते, ठीक है, जो हवा वाली बातें हैं, जो हवा वाली बातें हैं जो हकीकत में सच नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अनसाउंड। और जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, अगर साउंड का हम माने, जैसे ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, सारी चिड़ियों के पंख होते हैं। कुकू इज ए बर्ड, कुकू एक चिड़िया है, देयरफॉर कुकू हैव फीदर्स, इसीलिए कुकू के भी फीदर्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। ये जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ये रियल लाइफ में भी हकीकत है, मतलब वास्तविकता है ये कि सारी ही चिड़ियों के पंख होते हैं, कुकू एक चिड़िया है इसीलिए कुकू के भी पंख हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हकीकत में भी सच होती हैं और अपना अस्तित्व रखती हैं, उनको हम बोलते हैं साउंड, जो कि सुनने में भी अच्छी लगती हैं और हकीकत भी होती हैं, वास्तविकता में भी मौजूद होती हैं, उसको हम कहते हैं साउंड। लेकिन अनसाउंड किसको कहेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है,
इस तरह के जब हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हकीकत में सच नहीं हो सकते, बस हम आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए लिख देते हैं, जैसा हम लिखा हुआ देखते हैं, उनको बोलते हैं अनसाउंड, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और इनवैलिड तो अनसाउंड होगा ही, क्योंकि वो इनवैलिड है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा साउंड और अनसाउंड का मतलब। अब हम देखते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स आर यूज्ड टू इन्फर जनरल कंक्लूजन। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स या फिर स्टेटमेंट्स को यूज करके हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये हमने इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए आप, मैं कह रही हूँ उसको ज़रूर देख लेना वीडियो को आप। तो इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जनरल हम चलते हैं। हम क्या करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में कि कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट का प्रयोग करने के बाद उन स्पेसिफिक चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने सब्जी वाले का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आपने सब्जी वाले से सब्जियां खरीदी, पहली बार आपने सब्जी खरीदी तो बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जी थी। दूसरी बार आप सब्जी खरीदने गए उसी सब्जी वाले से, तब भी उसने बहुत ताज़ा और अच्छी सब्जियां दी। ठीक है, तीसरी बार आप गए, तीसरी बार भी उसने ताज़ा और अच्छी सब्जियां दी। तो आप क्या कंक्लूड कर दोगे, दैट ये सब्जी वाला बहुत अच्छी सब्जियां बेचता है। यानी स्पेसिफिक चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। पहले आपने स्पेसिफिक चीज़ें नोटिस की, ठीक है, और आपने एक जनरल कंक्लूजन दे दिया दैट ये सब्जी वाला अच्छी सब्जियां बेचता है, ये अच्छी सब्जियां देता है। इस तरह से हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। यानी पहले हम स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, स्पेसिफिक फैक्ट्स को, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को, ये स्पेसिफिक चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, संजय इज़ मोर्टल। ठीक है, संजय एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो क्या है, वो मोर्टल है। राम इज़ मोर्टल, राम भी एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो भी मोर्टल है। श्याम इज़ आल्सो मोर्टल, श्याम भी एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो भी मोर्टल है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को नोटिस करके या ऑब्जर्व करके हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, दैट ऑल मैन आर मोर्टल, यानी सारे ही मैन मोर्टल हैं। इस तरह जब हम स्पेसिफिक से और जनरल की तरफ मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्यों है, क्योंकि प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों मिलकर, हमने अभी देखा कि आर्ग्यूमेंट का मतलब है प्रीमाइसेस, चाहे दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, सारे प्रीमाइसेस और कंक्लूजन, ये चारों स्टेटमेंट्स एक साथ मिलकर कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट। और ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। क्यों इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिक से शुरू किया हमने और फिर हम जनरली सब ऑल मैन पर अप्लाई कर दिया, ऑल मैन आर जनरल, तो जनरली हमने जनरलाइज कर दिया इस चीज़ को, दैट ऑल मैन आर मोर्टल। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगर डिफरेंस आ जाता है दोनों में, तो आपको पता होना चाहिए कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमने शुरुआत की थी ऑल से, जनरल चीज़ से, जनरल बात से शुरुआत की थी, जैसे ऑल मैन आर मोर्टल। लेकिन इंडक्टिव में हम शुरुआत करेंगे स्पेसिफिक पर्सन से या स्पेसिफिक चीज़ से, स्पेसिफिक घटना से। जैसे यहाँ पे हमने किया कि संजय स्पेसिफिक है, राम स्पेसिफिक है, श्याम स्पेसिफिक है, एंड देन हम जनरली अप्लाई कर दिया ऑल मैन आर मोर्टल। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट मैंने, जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमारे या तो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं, ऐसे ही इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो या तो स्ट्रांग होते हैं या फिर वीक होते हैं। इसको दो की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रांग और वीक, या तो स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। ठीक है, अब स्ट्रांग में भी दो कैटेगरीज आती हैं, कोजेंट और इनकोजेंट। जैसा हमने डिडक्टिव में समझा था कि जो वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है वो या तो साउंड होता है या अनसाउंड होता है, तो उसी को हमने कोजेंट और अनकोजेंट कह दिया है। जो चीज़ें हकीकत में अप्लाई हो सकती हैं उनको हम कहते हैं कोजेंट, और जो चीज़ें हकीकत में वास्तविकता में ट्रू नहीं हो सकती, एग्जिस्ट नहीं करती, उनको कहते हैं अनकोजेंट। जैसे कि एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो सकता है दैट मोहन इज़ ए क्रिकेटर एंड इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम जनरल पे मूव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मोहन इज़ ए क्रिकेटर एंड इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। सोहन इज़ आल्सो ए क्रिकेटर एंड ही इज़ आल्सो गुड इन मैथमेटिक्स। रेनू इज़ ए क्रिकेटर एंड शी इज़ आल्सो गुड इन मैथमेटिक्स। तो हम लास्ट में क्या कंक्लूजन दे देंगे, जनरली क्या चीज़ अप्लाई कर देंगे, कंक्लूजन क्या होगा हमारा, दैट ऑल क्रिकेटर्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है,
और ये चीज़ हकीकत में अप्लाई हो सकती है, ये हकीकत में भी सच हो सकती है ये चीज़, इसीलिए हम इसको कहेंगे कोजेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोजेंट, यानी जो चीज़ें वास्तविकता में एग्जिस्टेंस रखती हैं। अनकोजेंट क्या होगा, वही एग्जाम्पल जैसे कि ऑल डॉग आर कैट या ऑल एलिफेंट्स आर आंट्स, इस तरह के जो हम आर्गुमेंट यूज़ करते हैं आर्गुमेंट वाले टॉपिक में, उनको हम कहते हैं अनकोजेंट, यानी वो चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अनकोजेंट इज लाइक अनसाउंड, कोजेंट इज लाइक साउंड आर्ग्यूमेंट। ओके, और वीक क्या होगा, वीक तो अनकोजेंट होगा ही, जैसे हमारा इनवैलिड जो था वो अनसाउंड था, ऐसे ही वीक जो होगा वो हमारा अनकोजेंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी तीसरी प्रकार का आर्ग्यूमेंट, जिसका नाम है एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक मैं आपको, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। हम एक मैं छोटी सी स्टोरी से आपको बताऊंगी, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे आप मार्केट गए हो, आप अपना घर का ताला वगैरह लगा कर गए हो, लॉक करके गए हो अच्छे से अपने घर को, और आप मार्केट चले गए। मार्केट से आके आप क्या देखते हो कि घर का लॉक भी खुला हुआ है, ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ है, और अंदर जो है थोड़ा सामान भी बिखरा हुआ है। तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि शायद चोरी हुई है घर में, यही प्रेडिक्ट करोगे ना। या जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप चॉकलेट लेकर आए, ठीक है, आप एक चॉकलेट लेकर आए, आपने फ्रिज में लाकर रख दी, और आपने बाद में देखा वह चॉकलेट गायब है। तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि ये ज़रूर मेरे छोटे भाई ने खाई है, ये छोटे भाई ने चुराई है ज़रूर। इस तरह के जब हम बेस्ट किसी भी सिचुएशन को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, अधूरी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है हमारे सामने, बट वो अधूरी होती है, हकीकत उसकी हमें नहीं पता। तो अधूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने होती है, या इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बेस पर जब हम कुछ बेस्ट प्रेडिक्ट करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर, उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पर जब हम अपना बेस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है, इसे हाइपोथेटिको भी बोलते हैं, हाइपोथेटिको आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें हम हाइपोथेसिस लगाते हैं कि ज़रूर ये हुआ होगा। तो जब हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस पर बेस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, उसको कहते हैं एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। एबडक्टिव रीजनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लॉजिकल इन्फ्रेंस विच स्टार्ट्स विद इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम बेस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, उसको कहते हैं एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय अमेरिकन फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये चार्ल्स सैंडर्स पियर्स द्वारा दिया गया था एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ये एक प्रकार की इंडक्टिव रीजनिंग है। ये कैसे है, ये आगे आपको पता चलेगा जब मैं आगे आपको समझाऊंगी तो, ठीक है। इंडक्टिव, ये एक प्रकार की इंडक्टिव रीजनिंग ही है, ये पार्ट है एक इंडक्टिव रीजनिंग का। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा प्रीमाइस 1 है ऑल मैन आर मोर्टल, प्रीमाइस 1 है हमारा ऑल मैन आर मोर्टल, एंड प्रीमाइस 2 है हमारा संजय इज मोर्टल, ठीक है, ऑल मैन आर मोर्टल और संजय जो है वो मोर्टल है। तो कंक्लूजन क्या दे दिया हमने कि संजय इज ए मैन, संजय भी एक आदमी है। इंडक्टिव रीजनिंग में जो हम कंक्लूजन देते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिकली प्रूव किया जा सके। इसी तरीके से एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम अपने कंक्लूजन को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है ऑल मैन मोर्टल हैं, संजय इज मोर्टल है, इसीलिए संजय एक मैन है। ज़रूरी तो नहीं है संजय मैन हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है संजय मैन हो अगर मोर्टल है, क्योंकि विमेन भी मोर्टल होती हैं। तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम बेस्ट प्रेडिक्शन दे रहे हैं, बट वो लॉजिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमने क्या देखा था कि स्पेसिफिक के जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम स्पेसिफिक चीज़ से और जनरल की तरफ मूव कर रहे थे। डिडक्टिव में क्या था, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया हमने। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, और एबडक्टिव में हमने क्या किया, एबडक्टिव में हम करते हैं जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पर हम कोई बेस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, उसके बेस पर जो बेस्ट प्रेडिक्शन होगा वो देते हैं हम, इसको कहते हैं एबडक्टिव। ये हो गया इनका तीनों का छोटा सा डिफरेंस।
अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड किया है चीज़ों को, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे दें, आप पहचान लोगे कि ये है क्या। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव और एबडक्टिव रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव में हमने क्या देखा था। प्रीमाइस 1 है हमारा, ये मैंने एक ही तरह के एग्जाम्पल लिए हैं तीनों में ही, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। प्रीमाइस 1 है हमारा, ऑल मैन आर मोर्टल। हम जनरल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल मैन आर मोर्टल। प्रीमाइस 2 है, समीर इज़ ए मैन। स्पेसिफिक की तरफ आ गए हम, समीर एक मैन है और इसीलिए हमने कंक्लूजन दे दिया दैट समीर इज़ मोर्टल। डिडक्टिव आर्गूमेंट को हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और जो कंक्लूजन प्रीमाइसेस को लॉजिकली फॉलो करता है उसको हम कहते हैं वैलिड आर्गूमेंट। यानी प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है तो हम उसको कहेंगे वैलिड आर्गूमेंट, ठीक है, जो कि डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में क्या है, और ये हमेशा ऑलवेज ट्रू, यानी कि जो कंक्लूजन है वो हमेशा ट्रू होगा। कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है, इसलिए वो हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। दूसरा क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में हमारा प्रीमाइस 1 होगा, समीर इज ए मैन। क्योंकि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं तो हमारा प्रीमाइस 1 है समीर इज ए मैन, समीर है हमारा स्पेसिफिक पर्सन। समीर इज मोर्टल, और वो क्या है, मोर्टल है, इसीलिए हमने इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया दैट ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन हमारा जनरल ही अप्लाई कर रहे हैं हम, ऑल मैन आर मोर्टल, ये आ गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, गारंटी नहीं होती, एक शक की गुंजाइश रहती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता, बस प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ ये सही होगा, इसलिए ये होगा मे बी ट्रू। कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब एबडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं दैट ऑल मैन आर मोर्टल, सारे ही मैन मोर्टल हैं, और समीर इज मोर्टल, समीर भी मोर्टल है, सारे ही मैन मोर्टल हैं, समीर भी मोर्टल है, इसलिए समीर इज ए मैन। ये भी ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको भी हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, और इसीलिए एबडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का या इंडक्टिव रीजनिंग का, इंडक्टिव लॉजिक का एक पार्ट मानते हैं एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट को। ये हो गया इन तीनों का डिफरेंस। यानी डिडक्टिव में क्या होगा, कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू होगा, लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं उसको। इंडक्टिव में जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी ट्रू। एबडक्टिव में क्या होगा कि जो कंक्लूजन है वो भी मे बी ट्रू हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हो गया इन तीनों का डिफरेंस, एबडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब हम एक क्वेश्चन जो आ चुका है एग्जाम में उसको देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के टॉपिक्स में। ये जो टॉपिक है जो आज हमने समझा है आर्गुमेंट एंड उसके टाइप्स के बारे में, आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे सिलोजिज्म एटसेट्रा, उनको समझने के लिए आपको बेसिक आर्गुमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आर्गुमेंट होता क्या है, तभी आप आगे के टॉपिक्स को कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए पहले आर्गुमेंट को समझना है, देन आगे की चीज़ों को समझना है। तो अब इसका जो क्वेश्चन जो आ चुका है वो हम देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज द डिडक्टिव आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ। एक डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम वैलिड कब कहेंगे, कब माना जाएगा। ऑप्शन ए है प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज आल्सो फॉल्स, यानी प्रीमाइसेस भी फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है, यानी प्रीमाइस और कंक्लूजन सेम है। सेकेंड ऑप्शन इज प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू, प्रीमाइसेस तो फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन ट्रू है। सी ऑप्शन इज प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, प्रीमाइसेस तो ट्रू है बट कंक्लूजन फॉल्स है। एंड ऑप्शन डी इज प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू, यानी प्रीमाइसेस भी ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दोगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं बच्चे। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इजी से इजी तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी डर है वो दूर हो सके, ठीक है।
आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। आप वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं आगे और भी अच्छा काम कर सकूं और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।